हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है और पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चंस को लेके इंट्रोडक्शन भी किया था। इस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन करेंगे 1.3 जो एक्सरसाइज है उससे पहले क्या क्या पढ़ाया गया। ठीक है, टॉपिक मैंने लिख दिया है, इसी सब को एक्सप्लेन करेंगे। जनरली हम लोग सबसेट, ठीक है, सब का जनरली मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में मैं रिप्रेजेंट करूं तो सबसेट का डिफिनीशन होता है, अगर कोई दो सेट दिया हुआ है ए और बी, अगर दो सेट दिया हुआ है, ए को सबसेट तभी बोल सकते हैं जब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं मैथमेटिकल टर्म में तो अ सेट ए is said to be subset of B if every elements of set A is available in set B। मतलब अगर दो सेट A और B दिया हुआ है तो A B का सबसेट तभी होगा जब A का सारा एलिमेंट किसमें, B में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखें, एक सेट बना दिया मैंने, इस एलिमेंट लिख दिया 1 2। ठीक है, बी एक सेट बना दिया, ठीक है। सबसेट के डिफिनीशन के हिसाब से ए बी का सबसेट तभी होना चाहिए जब ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2, इसका दोनों एलिमेंट बी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ए इस कंडीशन में बी का सबसेट हो जाएगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक तरह से ये लेटा हुआ यू है हॉरिजॉन्टल, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर वही इस कंडीशन को उल्टा कर दें, अगर इसके एलिमेंट्स अगर बी में अवेलेबल नहीं हैं, मतलब अगर मैं 2 यहाँ से हटा दिया, यहाँ 5 लिख दिया मैं, ठीक है, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं इस वक्त 1 और 2 है, और कंडीशन क्या बोला है, सारे एलिमेंट्स सेट बी में अवेलेबल होंगे तभी वो सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बी क्या हो गया, 1 5 3 4, सेकेंड एलिमेंट जो 2 है वो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में लिखते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये होता है रिप्रेजेंटेशन, ये नोटेशन। इसको अगर वर्ड में लिखूं तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे पहले मैंने सबसेट डिफाइन किया था, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ अवेलेबल इन सेट बी। मतलब अगर x एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, तो ये x सेट B का भी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, x अगर एलिमेंट है सेट A का तो वो एलिमेंट B का भी होना चाहिए, तभी कंडीशन आता है A होगा सबसेट ऑफ B। ठीक है, इफ every x is element of A and x is also element of B, तब कंडीशन आता है A is subset of B। ठीक है, इसके साथ एक और कंडीशन है, अगर A is not equal to B, मतलब अगर A और B दो सेट इक्वल नहीं हैं तब के कंडीशन में A को बोला जाता है प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B।
ठीक है, ए इज, तो प्रॉपर सबसेट का क्या कंडीशन है, ए सबसेट अगर बी का है और दूसरा कंडीशन ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, तब ए कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। और इस कंडीशन में बी को कहते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। दो कंडीशन, ए सबसेट होना चाहिए बी का और ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों सेट के एलिमेंट्स टोटल इक्वल नहीं होने चाहिए, तब के कंडीशन में ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसे आगे बढ़ते हैं। सबसेट के डिफिनीशन से क्या पता चला, कोई भी दो अगर सेट दिया हुआ है, एक सेट का एलिमेंट अगर दूसरे में अवेलेबल हो, सारा एलिमेंट, तभी वो सबसेट कहलाएगा, ठीक है। एक सेट का सारा एलिमेंट, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में अवेलेबल होगा तो सबसेट कहलाएगा, उसके आगे कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको प्रॉपर्टीज़ में बता रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके मान लेते हैं सेट ए है, यही सेट मान लिए 1 3 है, ठीक है। फिर से मैंने सेट ए ही ले लिया, इसमें सेम सेट है दोनों, ठीक है, दोनों का एलिमेंट्स 1 3 1 3। सब सेट का कंडीशन क्या बोलता है कि कोई भी दो सेट, एक सेट का अगर सारा एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल हो तो वो सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी ये इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, ठीक है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं, ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या निकल के आता है, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट हो सकता है, ठीक है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहला प्रॉपर्टी आता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या आया, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल होंगे। और सबसेट का डिफिनीशन क्या कहता है, अगर दो सेट दिए हुए हैं तो एक सेट का अगर सारा एलिमेंट दूसरे में अवेलेबल हो तब वो उसका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया, ए का सारा एलिमेंट ए में अवेलेबल तो ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, फाई, जिसको नल सेट या एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी अगर हम सेट लेंगे तो फाई उसका सबसेट होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए देखो, अभी ऊपर कंडीशन बताया मैंने, ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो ऐसे ये भी लिख सकते हैं, अभी कंडीशन बताया मैंने, ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ फाई, आराम से लिख सकते हैं। फाई को अगर कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखो तो बीच में कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। इस सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक्चुअली एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कोई भी नॉर्मल सेट में अवेलेबल नहीं होगा। एक तरह से इस कंडीशन में हम कान उल्टे से पकड़ रहे हैं, ठीक है, एक तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं उल्टा से, ठीक है, क्योंकि इसका ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो किसी और सेट में अवेलेबल ना हो। और क्या रीज़न है, इसमें एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, फाई इज
सबसेट ऑफ कोई भी, इसको एनी सेट लिख दो, कोई भी सेट कि फाई का भी सबसेट है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे। तो आगे हम सब तीसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है सबसेट का, इफ अगर A इज इक्वल सेट ऑफ B, मतलब A अगर कोई सेट है 1 2 इक्वल है सेट B के, तो एलिमेंट्स तो सेम होंगे, इक्वल सेट के एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, A इज इक्वल टू सेट B, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, वही वाइस वर्सा क्या हो गया, B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी से ही ये चीज़ एक्सप्लेन हो गया। अगर A इक्वल सेट है, A एंड B इक्वल सेट है, तो कंडीशन क्या आया, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने चौथे प्रॉपर्टी पे। 3 प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग का क्या कहता है कि अगर 3 सेट हम लोग को दिए हुए हैं A B एंड C, 3 सेट दिए हुए हम लोगों को और कंडीशन दिए हुई, 3 सेट्स हैं और इनके साथ क्या कंडीशन दिया हुआ, अगर इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C, अगर ये दोनों दिया है तो क्या बोल रहा है, तब देन A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। A मान लेते हैं एक सेट, एलिमेंट 1 2 मान लिया मैंने, कोई सेट है एलिमेंट 1 2 है उसका, बोल रहा है पहला कंडीशन A होगा सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए, 1 2 तो होगा ही, 1 2 होगा, मान लेते हैं 3 भी है इसमें। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोला है, B सबसेट ऑफ C। ठीक है, B भी है सबसेट C का, तो उसका क्या कंडीशन आया, B का जितना भी एलिमेंट्स है C में अवेलेबल होना चाहिए। तो C में B का तो पूरा एलिमेंट लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 अवेलेबल होना चाहिए। मान लेते हैं एक 4 हो जाएगा, नहीं भी लिखेंगे फिर भी एलिमेंट तो अवेलेबल हो गया, ये तीनों क्योंकि B में अवेलेबल है। तो इन दोनों कंडीशन के हिसाब से A का जितना एलिमेंट्स है C में है अवेलेबल, C में अवेलेबल है, इस कंडीशन से A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C। ये होता है चौथा प्रॉपर्टी। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने इक्वल सेट्स डिफाइन किया था, 2 सेट जिसके सारे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और सेम भी हो। ठीक है, इसको उल्टा साइड से पकड़ने की कोशिश करते हैं, कंट्राडिक्टरी। ठीक है, इक्वल सेट्स किसे कहेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा सबसेट के बारे में। तो इक्वल सेट का क्या कंडीशन होता है, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। इन दोनों कंडीशन से क्या आया, A का सारा एलिमेंट B में अवेलेबल होना चाहिए, B का सारा एलिमेंट A में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस दोनों के कंडीशन से हमारा इक्वल सेट का कंसेप्ट आता है कि इस कंडीशन से A इज इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। और दूसरा कंडीशन भी लिख सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो तो ये दोनों होगा, दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया और इक्वल सेट कैसे सबसेट से
कंफर्म कर लेंगे। जब A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, तब क्या कंडीशन आएगा, सेट आर इक्वल। ठीक है। इसके आगे एक टर्म आता है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। ठीक है। एक कंसेप्ट आता है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। ठीक है। उसके अंदर क्या कहता है, अगर A B का अगर सबसेट है वो, या और B A का सबसेट हो, या तीसरा कंडीशन कहता है और A इज इक्वल टू B, मतलब दोनों सेट इक्वल हो। इन तीन कंडीशन में हमारा सेट कहा जाएगा कंपेरेबल। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सेट A दिया हुआ है हम लोगों को 1 2, B दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। इस कंडीशन में A है सबसेट, B का सबसेट है क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में अवेलेबल है। A इज सबसेट ऑफ B, तो इस कंडीशन में ये कंपेरेबल हो गया, दोनों सबसेट हो गया कंपेरेबल। ठीक है। और जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, जो इन तीनों प्रॉपर्टी मतलब A B का सबसेट नहीं होना चाहिए, B A का सबसेट नहीं होना चाहिए, और A और B इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कंडीशन क्या आता है, A is not subset of B, B is not subset of A, and A is not equal to B। जब कंडीशन ये रहेगा तब उसको कहेंगे इनकम्पेरेबल। ठीक है। इन एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे A, यही A दिया हो, ठीक है, यहाँ पे 2 हटा दिया मैंने, 1 5 3 4। A का सारा एलिमेंट B में अवेलेबल नहीं है, B में 2 नहीं दिया हुआ है, तो A सबसेट नहीं होगा। B का कोई भी एलिमेंट, B का सारा एलिमेंट A में नहीं है, B भी सबसेट नहीं हुआ A का, इक्वल भी नहीं है। ठीक है। इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन इसको फॉलो करेगा और उसको कहेंगे इनकम्पेरेबल। ये इनकम्पेरेबल सेट्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इंटरवल्स। ठीक है। इसके बेसिक से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे 2 टाइप के सेट्स होते हैं, एक फाइनाइट सेट्स और एक दूसरा इनफाइनाइट सेट। जो ही फाइनाइट सेट्स होते हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो उसको आप लोग टेबुलर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप लिख सकते हैं जनरली। और जो इनफाइनाइट सीरीज़ होता है, इनफाइनाइट जो नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स, वो जनरली आप टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में उसका रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म अलग होता है। एक क्वेश्चन से हम सब समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया। क्वेश्चन क्या है, मेक अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 4 and 7। ठीक है। तो ये रियल नंबर इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट है। तो इसको जनरली 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। पहला टाइप होता है नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लाइन लिया, ये -∞ से +∞, रियल नंबर लाइन है। ठीक है। नंबर बोलना है हम लोग को 4 से और 7 के बीच में इंक्लूड होना चाहिए। जो भी रियल नंबर का सेट बनाना है जो कि 4 और 7 के बीच में आना चाहिए। ठीक है। ये 0.4 ले लिया मैंने।
ये 0.7 ले लिया। तो इनके बीच में 4 और 7 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे, सब उसके अंदर सेट बना देगा। उसका नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा होता है इनइक्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इनइक्वालिटी में हम सब जनरली ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ करते हैं। जैसे x मैंने एक एलिमेंट ले लिया, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये हो गया दूसरा, इसको कहते हैं हम लोग इनइक्वालिटी। इनफाइनाइट सीरीज़ का दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, दूसरा हो गया इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा आता है हम सबका इंटरवल्स। तीसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन है इनफाइनाइट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के सेट हैं उसका तीसरा रिप्रेजेंटेशन है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल्स का इंटरवल को अगर मैं डिफाइन करूं तो इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं, इंटरवल इज़ अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, इंटरवल इज सेट ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स आएंगे बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, वो हम सब इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इंटरवल्स के 3 टाइप होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तीसरा होता है हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के 3 टाइप, ओपन, क्लोज एंड हाफ ओपन इंटरवल। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं 4 और 7 दो पॉइंट हैं, ठीक है, मान लिए हम लोग ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने मान लिया 4 और 7। ठीक है, ये हुआ ओपन इंटरवल्स, ये आ गया क्लोज इंटरवल्स, ये है हाफ ओपन इंटरवल। इसमें 2 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है ओपन एंड क्लोज इंटरवल का। ठीक है, इस इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पे, देखिए कैसे कर, ठीक है, इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो ओपन इंटरवल में, ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा ऐसे। ये 4 और 7 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब एक्सक्लूडेड है। ओपन का ये मतलब हुआ कि ये दोनों बाउंड्री, एक तरह से बाउंड्री एलिमेंट कहते हैं इन लोगों को। ये 4 और 7 बाउंड्री एलिमेंट हो गए, और ओपन इंटरवल के केस में ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते हैं, मतलब एक्सक्लूडेड होते हैं। अगर इसको इनइक्वालिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंटरवल बिलोंग्स टू इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 4। ये हो गया ओपन इंटरवल का इनइक्वालिटी का सिंबल। ठीक है, वैसे ही अगर क्लोज इंटरवल की बात करूँ तो क्लोज इंटरवल में ये दोनों बाउंड्री एलिमेंट्स दोनों इंक्लूडेड होंगे, मतलब इस और इसके बीच के अंदर का जितना एलिमेंट सारा इंक्लूडेड, और 4 और 7 भी। अगर इसको इनइक्वालिटी के टर्म में अगर मैं तोड़ूँ तो इसको लिखेंगे, x होगा एक टर्म जो कि लेस देन एंड इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, तीसरा इंटरवल क्या होता है हम लोगों का, हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट, इसका 2 टाइप होता है, ओपन क्लोज और क्लोज एंड ओपन। ठीक है, इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो 4 एक्सक्लूडेड एंड 7 इंक्लूडेड, मतलब ये 7 इस सेट के अंदर आएगा और 4 नहीं आएगा। दूसरे कंडीशन में यहाँ पे
4 इसके अंदर आएगा और 7 नहीं आएगा। अगर इनइक्वालिटी से मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन 4। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब ओपन इंटरवल। वैसे ही इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे ये हो जाएगा लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है मतलब इंक्लूडेड है तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब एक टर्म आता है लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट, जैसे यहीं पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं 4 एंड 7, ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, या मान लेते हैं ए बी है, ए बी पॉइंट मान लिए। दूसरा कंडीशन क्या, अगर बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो अगर इंटरवल के लेंथ, जैसे यही हाफ ओपन इंटरवल है, तो इंटरवल का लेंथ क्या होता है, दोनों बाउंड्री के जो एलिमेंट्स होंगे, बिगर एलिमेंट माइनस स्मॉलर एलिमेंट, तो इस कंडीशन में जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा 7 माइनस 4 जो कि होगा 3। ठीक है, ये तीनों इंटरवल में काम करेगा। एक तरह से 4 इनइक्वालिटी बताया मैंने, वो चारों इनइक्वालिटी में काम करेगा। जो भी 2 बाउंड्री एलिमेंट्स होंगे, बिगर एलिमेंट माइनस स्मॉलर एलिमेंट, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है, ये सिर्फ बाउंड्री एलिमेंट पर निर्भर करता है, बिगर बाउंड्री एलिमेंट माइनस स्मॉलर बाउंड्री एलिमेंट। ये 2 बाउंड्री एलिमेंट हो गए, बिगर माइनस स्मॉलर, तो इस कंडीशन में लेंथ ऑफ इंटरवल जो होगा वो होगा 3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पे, फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, इसको जनरली सेट ऑफ सेट्स भी कहते हैं या क्लास ऑफ सेट्स भी कहते हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ सेट्स को सेट ऑफ सेट्स भी कहते हैं और क्लास ऑफ सेट्स भी कहते हैं। फैमिली ऑफ सेट्स का कंडीशन होता है कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर का सारा एलिमेंट सेट हो। एग्जाम्पल के तौर में बताता हूँ मैं, अगर एक सेट लिया मैंने ए, ठीक है, इसके अंदर के जितने एलिमेंट होंगे सब सेट होंगे। फाई एक एम्प्टी सेट है, नल सेट। ये भी एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स है 1 एंड 2। ये भी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 एंड 4, और ये मैंने क्लोज कर दिया। तो ए एक सेट है जिसके अंदर का सारा एलिमेंट क्या है, सेट्स है। तो इस कंडीशन में ए जो सेट होगा वो होगा फैमिली ऑफ सेट्स, नहीं तो सेट ऑफ सेट्स, नहीं तो क्लास ऑफ सेट्स। ठीक है, जिस भी सेट का सारा एलिमेंट्स एवरी वो सेट होगा उसको फैमिली ऑफ सेट्स कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे चौथे टॉपिक पे जो कि है पावर सेट। ठीक है, पावर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस सेट का कितना पावर होना चाहिए। जनरली अगर मैं पावर से रिलेट करूं इस चीज़ को तो कह सकते हैं कि कोई भी एक अगर सेट दिया हुआ है आपको, कुछ एलिमेंट है उसका, कोई भी एक सेट दिया हुआ है, तो इसका टोटल कितना सबसेट आप बना सकते हैं। इस सेट से, ये एक सेट है, इसका टोटल नंबर ऑफ सेट कितना सबसेट आप बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो अगर मैं इस एलिमेंट को लेके सबसेट अगर बनाना स्टार्ट करूं तो एक सेट ऐसा ही बन सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, फाई नल सेट। ठीक है, ये एक सबसेट बन गया इसका।
एक ये सबसेट बन सकता है जिसमें एक एलिमेंट है 1, ऐसा इसे 2, 3, 3 सेट बन गया। उसके बाद 2 का कॉम्बिनेशन, इतना सेट बन गया। एक और सेट बनेगा इसका 1, 2, 3। तो ये जो एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। उससे आप मैक्सिमम टोटल कितने सबसेट्स बना सकते हैं? देखिए कितना है, 4, 4, 8 हो गया, टोटल 8 सबसेट। जनरली पावर सेट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा ए कोई सेट है, उसका पावर सेट, पी ए का मतलब होता है ये जितना रिप्रेजेंट किया है मैंने, जितने सबसेट्स रिप्रेजेंट किए हैं, उसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। मतलब अगर पूछेगा आपको सेट ए का पावर सेट निकालिए, तो ये सारे सबसेट्स जितने भी दिख रहे हैं सब एक सेट के अंदर आ जाएंगे, उसे कहते हैं हम लोग पावर सेट। वही अगर इसका नंबर लिखाएंगे सेट, जितने भी एलिमेंट्स है टोटल, मतलब ये सारे तो एलिमेंट्स होंगे, और जनरली ये फैमिली ऑफ सेट में भी आएगा क्योंकि सारे एलिमेंट सेट्स हैं, ठीक है। तो पावर सेट का नंबर डिसाइड किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, मान लेते हैं m का वैल्यू है 3 क्योंकि एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3, ठीक है। तो पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये मैं बताऊंगा आगे, इस टर्म को भी बताऊंगा मैं आगे, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 2 to the power m। यहाँ के कंडीशन में 2 to the power 3, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी सेट में होंगे वो पावर सेट से निकल जाएगा आपका, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power m, जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब n के बारे में बता देता हूँ मैं। पावर सेट के बारे में बता रहा था मैं, जैसे ए सेट दिया है 1, 2 एलिमेंट है, तो इनके पावर सेट में जितने भी सब सेट बनेंगे इस सेट से, वो सारे लिखे जाएंगे। 5 एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट का सेट, और टोटल 4 सेट हो गए। इसका नंबर निकालने मैंने बताया था, क्योंकि 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 का पावर 2। फॉर्मूला क्या होता है 2 का पावर m, और m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गया 4। और इस टर्म को, इस n को कहते हैं कार्डिनल नंबर। ये जो n है उसको कहते हैं कार्डिनल नंबर, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, ठीक है। ये पावर सेट है, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, अपना यूनिवर्सल सेट्स। अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो कि है यूनिवर्सल सेट। जनरली सबको कन्फ्यूजन होते रहता है कि यूनिवर्सल सेट या सब सेट कोई अंतर है कि नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है
कोई ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है। इसको जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट, मैंने कुछ देर पहले सुपर सेट की बात की थी। अगर ए सेट बी का सब सेट है और ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए क्या था, प्रॉपर सेट, और बी क्या था, सुपर सेट। तो यूनिवर्सल सेट का कंडीशन ये यू से रिप्रेजेंट होता है और इसका कोई भी सुपर सेट नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का कोई भी सुपर सेट नहीं होगा। अगर आप पूछेंगे 1 2 3 4 नंबर दिया हुआ है तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसके यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। वही अगर आप बोलेंगे कि नेचुरल नंबर के लिए सुपर सेट क्या होगा, तो रियल नंबर का जितना भी आ जाएगा सब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। उसी कंडीशन से अगर रेशनल नंबर का आपको सेट दिया हुआ है तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों मिलके रियल नंबर बन जाते हैं, तो रियल नंबर उनका सुपर सेट हो गया या यूनिवर्सल सेट हो गया। ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स, जिस टॉपिक पे भी हम सब सेट क्रिएट कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे भी हम सब कलेक्शन कर रहे हैं सेट के एलिमेंट्स का, उन सारा एलिमेंट एक यूनिवर्सल सेट में आ जाता है। सारा एलिमेंट्स मतलब जितने भी सेट बनेंगे इसके, वो सारे सबसेट ही बनेंगे। और ये एक लौता सुपर सेट है, इसका सुपर सेट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। थैंक यू।